This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies. कानपुर के लोगों, आपने हमको अगर यहाँ रोक लिया, विधायक बना के भेज दिया, तो हम ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि अगर मैं इलाहाबाद में भी रहूं तो आपको लगेगा देख मेरे चौखट पे खड़ा है मेरे मुकदमा मुकदमा जेल जब्बर जो भी हो जाए उसकी कभी हमने परवाह नहीं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन चुकी थी। नो टॉलरेंस नीति पर जोर दिया जा रहा था। ताबड़तोड़ हो रहे थे एनकाउंटर और दावा ये कि माफिया गुंडे मवाली प्रदेश छोड़कर भाग जाएं। तभी एक बाहुबली ने योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे डाली थी। तारीख 26 दिसंबर 2018, जगह देवरिया। एक वीडियो सामने आता है। वो वीडियो किसी गली मोहल्ले या चौक चौराहे का नहीं था, बल्कि देवरिया जेल के अंदर का था। एक शख्स को पीटते हुए जेल के अंदर लाया जाता है। सामने खड़ा शख्स उसे कोई आदेश देता है। पिटाई से बुरी तरह घायल हुआ शख्स डरते डरते एक कागज पर साइन कर देता है और फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेता है। यही नहीं, बड़े शौक से उस वीडियो को वायरल करवा दिया जाता है, जिससे योगी आदित्यनाथ की बढ़ती सख्ती के बीच वो शख्स अपने बाहुबल का परिचय दे सके। ये कोई और नहीं, पूर्वांचल का सबसे बड़ा बाहुबली, सबसे बड़ा माफिया रहा अतीक अहमद था। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टशनबाज। साल 1986, जगह इलाहाबाद, इलाका चकिया। नए लड़कों की फौज जमकर ऊधम काट रही थी और उनका कप्तान लगातार इलाके में पकड़ बना रहा था। जिन पुलिस वालों के कांधे पर चढ़कर गुंडई का एवरेस्ट छूने की कोशिश वो 24 बरस का लड़का कर रहा था, अब उसी लड़के को खाकी वाले ढूंढ रहे थे। वो लड़का पुलिस के हत्थे चढ़ता है। पुलिस उसकी खातिरदारी का इंतजाम कर ही रही थी, तभी फोन की घंटी बजती है, ट्रिंग ट्रिंग, और फिर उस लड़के को छोड़ दिया जाता है। वो फोन दिल्ली से आया था। पंजा छाप पार्टी के उस वक्त के एक सांसद की मेहरबानी हो गई थी, और जिस पर मेहरबानी हुई थी उसने जरायम की दुनिया से लेकर राजनीति के गलियारे में जमकर कांड की। जी हां, अतीक अहमद। 70 का दशक था। संगम नगरी तब प्रयागराज नहीं थी, इलाहाबाद हुआ करती थी। तब ओला उबर का जमाना नहीं था, तांगे से चलते थे लोग। इनमें से एक तांगे वाला था फिरोज, जिसका लड़का अतीक रातों रात अमीर बनने, रुतबे और रुबाब का ख्वाब देखता था। पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था तो हाई स्कूल के एग्जाम में फेल हो गया, लेकिन रुतबे रुबाब का ड्रीम खत्म नहीं हुआ। 17 बरस की उम्र में तांगे वाले के लड़के अतीक ने कांड कर दिया। साल 1989, जगह इलाहाबाद, चकिया इलाके में हल्ला हो गया कि एक नए लड़के ने बड़ा कांड कर दिया। हत्या की एक वारदात से हड़कंप मच चुका था और इस हत्याकांड में नाम आया अतीक का। और उसके बाद अतीक जरायम की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। धमकी, मारपीट, दबंगई और रंगदारी का धंधा शुरू हो गया। दरअसल ये वो दौर था जब पुराने इलाहाबाद इलाके में चांद बाबा नाम के एक गुंडे की तूती बोला करती थी। पुलिस की हवा भी चांद बाबा के नाम से टाइट रहती थी। कहा तो ये भी जाता है कि अगर चांद बाबा के इलाके में पुलिस चली भी गई तो चांद बाबा गैंग के गुर्गे पुलिस वालों को ही पीट कर भगा देते थे। वो विज्ञापन तो आपने देखा ही होगा कि एक आइडिया बदल दे आपकी दुनिया। हाँ, बदल गई अतीक अहमद की दुनिया और साथ में पुलिस वालों की भी। अब ये नहीं पता कि ये लाख टके का आइडिया किसने पुलिस वालों के कान में फूंक दिया था, लेकिन चांद बाबा को ठिकाने लगाने के लिए खाकी वाले अतीक अहमद को आगे बढ़ा रहे थे और खादी वाले भी अतीक को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन वही अतीक अहमद आगे चलकर पुलिस के लिए सिर दर्द बन चुका था। उस वक्त शायद पुलिस वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि वो चांद बाबा गैंग के खात्मे के लिए जिस लड़के पर दांव लगा रहे हैं, आने वाले दिनों में उनकी नाक में दम कर देगा। और दिन 2 दिन नहीं, महीने 2 महीने नहीं, साल 2 साल नहीं, बल्कि 3 दशक तक वो पुलिस के लिए चुनौती बन गया था।
जल्द ही पुलिस को अपनी गलती का एहसास हो गया था और पुलिस अतीक अहमद को सॉरी बाबू कहने के लिए ढूंढ रही थी। अतीक समझ गया था कि ज्यादा दिन आजाद पंछी नहीं बना जा सकता, तो चुप्पे से कोर्ट में सरेंडर कर दिया। छोटी सी उमरिया में ही अतीक पर NSA लग गया। बाहर आया तो नीता नगरी का चस्का चढ़ा। पंजा छाप पार्टी के उस वक्त के एक सांसद का साथ था। अरे वही वाले जिन्होंने एक बार दिल्ली से फोन करके अतीक को छुड़वाया था। दरअसल वो सांसद जी उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खास थे। ऐसे में अतीक अहमद को छुड़वाने के लिए दिल्ली से सीधे लखनऊ फोन घुमाया गया था। लखनऊ से जैसे ही इलाहाबाद फोन आया, वैसे ही अतीक अहमद को छोड़ दिया गया। देखिए, कई बाहुबलियों को मदद मिली है समय समय पर, और बाहुबलियों को किसी मुकदमे में सजा न हो पाने का कारण अधिकारियों की मदद और नेताओं की ही मदद है, सरकारों की मदद है। 40 साल 45 साल की क्राइम हिस्ट्री उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल्स की रही है, और वो किसी भी मुकदमे में उनको सज़ा नहीं हुई, बल्कि सारे मुकदमे में वो बरी हो जाया करते थे। तो जिन भी मुकदमों में उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल होती थी, बहुत कमज़ोर होती थी, गवाह मार दिए जाते थे या गवाह होस्टाइल हो जाते थे, तो उसका लाभ हमेशा अतीक अहमद को मिला। और कांग्रेस के सांसद की बात, ये बात स्थापित है, लोग जानते हैं, और लगातार इसका जिक्र होता है। जब अतीक क्राइम में बहुत सक्रिय था, जिंदा था, तो भी इस घटना का जिक्र हुआ करता था। तो सपोर्ट तो नेताओं का होता ही है, और चूंकि अतीक अहमद अपने क्षेत्र में तो मजबूत था ही, दूसरे क्षेत्र में भी वो पूरी सक्रियता दिखाता था। तो हाँ, उन्हीं के मार्फत साल 1989 में अतीक अहमद ने विधायकी लड़ ली, वो भी निर्दलीय, और जीत भी गया। वहीं लगातार चांद बाबा और अतीक अहमद गैंग के बीच धप्पाधाई चल रही थी। तभी किसी ने चांद बाबा का काम तमाम कर दिया, वो भी भरे बाजार। यही नहीं, धीरे धीरे चांद बाबा गैंग भी निपटता चला गया। अब इलाहाबाद में बचा तो सिर्फ अतीक अहमद। साल 1989, वक्त ने पलटी मारी। काले कारनामे करने वाला अब सफेद कुर्ताधारी हो चुका था। पहली दफा अतीक अहमद निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी गया। इलाहाबाद पश्चिमी से विधायकी लड़ी और जीत भी गए। साल 1991 और 1993 में भी जीत का झंडा गाड़ा। अतीक अहमद के लिए राजनीति न होकर ओलंपिक बन चुका था। मतलब जबरदस्त कूदफान, कभी समाजवादी पार्टी, कभी अपना दल, मतलब कतई कूदम काद मचा डाली थी। साल 1996 में समाजवादी पार्टी ने उसे टिकट दिया और वो चौथी बार विधायक बना। साल 1999 में उसने अपना दल का हाथ थाम लिया। कानून को कुचलने वाला अपने कुर्ते की जेब में कानून को रखने लगा। कानून को कुचलने वाला अतीक अहमद अब तक समझ चुका था, अगर बाहुबली और दबंगई को जिंदा रखना है तो सियासी गलियारों में धमक बनाए रखना जरूरी है। इसलिए उसने पार्टी और पार्टी की विचारधारा पर गौर नहीं किया, सिर्फ फोकस किया विधायकी और सांसदी पर। इसलिए कभी समाजवादी पार्टी के साथ हो लिया तो कभी अपना दल का सच्चा समर्थक। फिर एक और शौक चढ़ गया, महंगी गाड़ी और हथियारों का। कई सालों तक इलाहाबाद से लेकर फूलपुर, कौशाम्बी और चित्रकूट तक अतीक अहमद का जूता पूजने लगा। तो वहीं बिहार में भी अतीक अहमद ने कई कांड कर दिए, लेकिन एक कांड जो अतीक ने किया, उसने इस बाहुबली के गुर्दे छील कर रख दिए। दरअसल राजनीति का चस्का अतीक अहमद को चढ़ चुका था। साल 2002 में अपना दल की टिकट पर विधायकी लड़ी, जीत गए, लेकिन मन बड़ा चंचल था तो माना नहीं। साल 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तो अतीक अहमद समाजवादी हो गए। नेताजी का आशीर्वाद मिल गया तो साल 2004 में फूलपुर से सांसदी लड़ी और जीत भी गए। विधायकी छोड़नी पड़ी तो अपने छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को समाजवादी पार्टी की टिकट पर विधायकी लड़वा दी। उधर राजूपाल बीएसपी की टिकट पर ताल ठोक रहे थे। अतीक को लगा भाई का रास्ता साफ है, लेकिन राजूपाल ने अशरफ का सुपड़ा ही साफ कर दिया और राजूपाल विधायक बन गए। वो इलाका जो प्रयागराज का पश्चिमी इलाका होता है, वहीं अतीक की रिहाइश होती थी और उस इलाके में उनका पूरा वर्चस्व होता था। चुनाव हारने की वजह तो एक तरीके से वो ध्रुवीकरण की स्थिति वहाँ बन गई थी। हालांकि चुनाव हारने के बाद फिर अतीक अहमद ने क्या किया वो सबके सामने जाहिर सी बात है। राजूपाल मारे गए और हत्याएं हुई, लेकिन अब अतीक तो गुजरे ज़माने के किरदार बन चुके हैं। अतीक दरअसल बहुत ही जघन्य अपराध करने वाले और बहुत कट्टर
आपराधिक सोच वाले व्यक्ति थे। भाई की हार से अतीक अहमद की नींव हिल चुकी थी। वजह, एक वक्त में राजूपाल खुद अतीक अहमद के करीबी हुआ करते थे। बात नवंबर 2004 की है, जब राजूपाल को विधायक बने महज 1 महीना ही बीता था। वो अपने इलाहाबाद वाले दफ्तर में बैठे हुए थे, तभी अचानक गोलीबारी होने लगी। लोग कुछ समझ पाते तभी धमाके होने लगे। बमबाजी और फायरिंग ने अफरा तफरी का माहौल बना दिया, लेकिन राजूपाल उस हमले में बच गए। लेकिन 2 महीने बाद हुआ एक बड़ा कांड। तारीख 25 जनवरी साल 2005, जगह इलाहाबाद। विधायक राजूपाल की गाड़ी जा रही थी, तभी फिल्मी स्टाइल में राजूपाल की गाड़ी को रोका गया और ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। यह कोई मामूली वारदात नहीं थी। उस वक्त जिसने भी इस वारदात को देखा उसके गुर्दे छिल गए थे। दहशत में भागम भाग शुरू हो चुकी थी। कई गाड़ियां आपाधापी में एक दूसरे से टकरा गईं, तो कई गाड़ियां डिवाइडर से जा टकराईं। इसी बीच विधायक राजूपाल के समर्थक राजूपाल को टेंपो में डालकर अस्पताल ले जाने की कोशिश करने लगे, तो हमलावरों को लगा कि राजूपाल जिंदा है, तो 5 किलोमीटर तक टेंपो का पीछा किया और दे दनादन फायर झोंकते रहे। राजूपाल को 19 गोलियां लगी थी और विधायक जी दिवंगत हो गए। आरोप लगा कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर। ओपन ट्रूथ है, चैलेंज दे के मारा था राजूपाल को अतीक अहमद ने। चूंकि अशरफ को हराया था राजूपाल ने। बाई इलेक्शन थी, सपा की सरकार थी, अतीक अहमद सपा के साथ थे। बाई इलेक्शन हमेशा वो सीट भी अतीक अहमद की ने खाली की थी, चूंकि वो लोकसभा चुनाव जीत गया था। तो वो सीट अपने भाई को चाहता था जीते, लेकिन वहाँ राजूपाल के जीतने के बाद उसे लगा कि हमारी तो राजनीति ख़त्म हो गई। तो उसने, चूंकि राजूपाल कभी अतीक अहमद के भी साथ रहा है, तो अतीक अहमद ने राजूपाल की हत्या बाकायदे कह के कराई थी और ये ओपन ट्रुथ था, लोग जानते थे इस बात को। और उस समय सरकार समाजवादी पार्टी की थी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। लोगों ने बहुत शोर मचाया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी शोर मचाया, बीएसपी ने भी काफ़ी इस पर शोर मचाया। लेकिन हत्या के बाद की भी जो घटनाएं थीं, उसमें इस केस को ख़त्म करने की, दबाने की और चार्जशीट कमज़ोर करने की बहुत कोशिश हुई थी। 9 दिन पहले ही राजूपाल की शादी हुई थी। बीएसपी समर्थकों ने पूरे शहर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बहुत हंगामा हुआ। राजूपाल की हत्या के बाद इलाहाबाद पश्चिमी सीट खाली हो गई थी, जिस पर साल 2005 में फिर से चुनाव हुए। तो इस बार अशरफ के खिलाफ राजूपाल की बेवा पूजा पाल ने चुनाव लड़ा, लेकिन अतीक अहमद के भाई अशरफ ने इस बार बाजी मार ली और फिर अतीक अहमद का दबदबा कायम हो गया। एक बार फिर से सियासी तौर पे खुद को स्थापित करने के बाद अतीक अहमद खुश था, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार बदल चुकी थी। मुलायम सिंह यादव की सरकार गई और मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और फिर शुरू हुआ अतीक के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई का दौर। साल 2007 ये वो साल था जो अतीक के लिए पूरे दिन लेकर आया। दरअसल उत्तर प्रदेश में सरकार बदल गई। सत्ता से नेताजी बाहर हो गए और बहन जी यानी मायावती मुख्यमंत्री बनी। फिर अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई का डंडा चलाया। नाना राजूपाल की हत्या का बदला नहीं ले रही थी बहन जी। दरअसल बहन जी की अतीक अहमद से अपनी पुरानी खुन्नस थी। अतीक अहमद के कांड बड़े बड़े रहे हैं। दरअसल साल 1995 में लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड हुआ था, जिसमें मायावती पर हमला हुआ था, तो वहां पर अतीक अहमद भी मौजूद था और समाजवादी पार्टी का झंडा उठाकर अफलातून बन रहे थे। बस तभी से बहन जी की नजर में अतीक अहमद चढ़ गया था। मायावती के पास मौका था तो दे दी धोबी पछाड़। गेस्ट हाउस कांड ने पहले ही उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया था। एक वक्त में हम साथ साथ हैं गाने वाले सपा और बसपा एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी हो गए थे। मायावती की नज़र हर उस शख्स पर थी जो उस रोज गेस्ट हाउस कांड के वक्त वहां मौजूद थे और समाजवादी पार्टी का झंडा उठाकर उनका विरोध कर रहे थे, जिसमें खुद अतीक अहमद भी शामिल था। तो इस मौके को मायावती ने हाथ से जाने नहीं दिया। तो वहीं साल 2007 के विधानसभा चुनाव में राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने अतीक के भाई अशरफ को 10,000 वोटों से हरा दिया और विधायक बन गई। तो पति की हत्या का ऐसा प्रतिशोध लिया कि चकिया छोड़िए, अतीक अहमद का इलाहाबाद आना भी मुश्किल करा दिया। कुर्की संपत्ति पर कब्जा, गुर्गों की गिरफ्तारी और अतीक की तलाश में छापेमारी। उसे मोस्ट वांटेड घोषित करते हुए उसके गैंग का पूरा चार्टर तैयार किया गया। पुलिस रिकॉर्ड में गैंग का नाम दर्ज होते ही 120 लोगों की लिस्ट बनी। अतीक पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया। उसकी करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई, बिल्डिंगें गिरा दी गईं। एक सांसद जो इनामी बदमाश था उसे फरार घोषित करके पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया।
तब अतीक अहमद दिल्ली के प्रीतमपुरा के एक फ्लैट से पकड़ा गया था। उसके बाद से ही वो सरकारी मेहमान तब तक बना रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। कभी नैनी जेल, कभी बरेली जेल, कभी देवरिया जेल, तो कभी गुजरात की साबरमती जेल। लेकिन जेल में रहने के बावजूद भी अतीक अहमद का जलवा लगातार बरकरार रहा। अतीक अहमद के लिए इस साल दो बड़ी खबर आई, एक बुरी और एक अच्छी। बुरी खबर यह कि काफ़ी हाथ पांव मारने के बाद उसने अपना दल से टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। लेकिन अच्छी खबर यह रही कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई, तो फौरन ही नेताजी के यानी मुलायम सिंह यादव के सामने शरणागत हो गया। साल 2012 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका था। अतीक अहमद के बाहुबल को राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने बहुत बड़ा झटका दिया। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अतीक ने अपना दल से पर्चा भरा, इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेल की अर्जी दी, लेकिन 10 जजों ने केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। 11वें जज सुनवाई के लिए राजी हुए और अतीक को जमानत दे दी। अतीक के पास अब अपने सियासी बाहुबल को बचाने का अंतिम मौका था। वो खुद पूजा पाल के सामने उतरा, लेकिन जीत नहीं पाया। लेकिन एक हद तक अतीक अहमद के लिए खुशखबरी भी आई। वो ये कि सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और अतीक फिर से अपनी हनक बनाने की कोशिश में जुट गया। साल 2016 विधानसभा चुनाव को महज 6 महीने रह गए थे। ऐसे में यादव परिवार में वर्चस्व की जंग चल रही थी। पार्टी चाचा भतीजे के बीच चल रहे द्वंद्व से जूझ रही थी। तो वहीं मुलायम सिंह यादव ने अतीक अहमद को सपा से टिकट देने के फैसले पर मुहर लगा दी थी। टिकट फाइनल हुई कानपुर कैंट इलाके से। लेकिन तभी एक वीडियो सामने आया जिसने अतीक अहमद के सियासी करियर के ताबूत पर आखिरी कील ठोक दी। तारीख 14 दिसंबर साल 2016। एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में अतीक और उसके 60 से ज्यादा समर्थकों पर इलाहाबाद के कॉलेज में जाकर मारपीट और धमकाने का वीडियो सुर्खियों में आ गया। इतना काफी नहीं था कि 22 दिसंबर को अतीक अहमद 500 गाड़ियों के काफिले के साथ बाहुबल दिखाने के लिए कानपुर पहुंचा। हमर पर सवार अतीक के काफिले की वजह से कानपुर की कई सड़कें जाम हो गई। लेकिन इसी बीच एक और वीडियो सामने आया जिसमें अतीक अहमद अखिलेश यादव से करीबी दिखाने के लिए मंच पर चढ़ा। लेकिन जैसे ही वो अखिलेश यादव के करीब पहुंचा, वैसे ही अखिलेश यादव ने अतीक अहमद को झिड़क दिया था, जिसने सियासी गलियारे में हड़कंप मचा दिया था कि क्या समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद से दूरी बना ली है। वहीं अखिलेश यादव से पूछे गए सवाल में उन्होंने कहा कि पार्टी में अतीक जैसे लोगों की कोई जगह ही नहीं है। हालांकि 2017 के चुनाव से ठीक पहले अतीक अहमद ने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा था कि देखिए, ऐसा है कि कई बार निर्दलीय चुनाव जीता हूं। टिकट अगर कटता है तो कट जाए, मैं अपना टिकट खुद बना लूंगा। देखिए, अतीक के डाउनफॉल का से ज़्यादा ज़रूरी है अतीक का उदय कैसे हुआ। अतीक या अतीक जैसे कैरेक्टर्स का उदय कैसे हुआ। ये पहले कमाई करते थे, अपराध करते थे, अपराध से कमाई करते थे। जब कमाई हो गई तो जिनके इशारे पे अपराध करते थे, जिन सफ़ेद पोशों के इशारे पे अपराध करते थे, जिन नेताओं के इशारे पर अपराध करते थे, तो इनके मन में ये बात जागृत हो गई कि हम क्यों ना बने विधायक, हम क्यों ना बने सांसद। उसी में बनना शुरू हो गए और तमाम सरकारों से बेहतर रिश्ते इनके रहे। सरकारों की मजबूरी रही। उत्तर प्रदेश में जब तक साझा सरकारों का दौर चला, तब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चक्कर में इस तरह के कैरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती रही पॉलिटिकल पार्टीज़ को। सारी पार्टियां उसमें दोषी रही हैं। कोई एक अपने आप को उससे मुक्त नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरी पार्टी, लेकिन कभी एक दो बार ऐसे मौके आए कि उसको भी इस तरह के कैरेक्टर्स को सपोर्ट करना पड़ा। हालांकि भाजपा का रिकॉर्ड अन्य दलों के मुकाबले इस मामले में बेहतर है। तो इस तरीके के अब मनबड़ थे। हर सरकारों में अपना सिस्टम चलता था। अरे भाई, मायावती के पहले तो मुलायम सिंह यादव के भी तो बड़े प्रिय रहे हैं अतीक अहमद। अखिलेश यादव थोड़ा इस विषय में उनका एटीट्यूड अलग था, मुलायम सिंह से अलग था। तो अखिलेश यादव ने तो उनको किनारे किया। और फिर देखिए, जब आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रॉपर सपोर्ट नहीं होता है तो आप पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। फरवरी 2017 में उसे कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया। हाईकोर्ट ने सारे मामलों में उसकी जमानत रद्द कर दी। जेल जाना पड़ा। मुरादाबाद से निर्दलीय पर्चा भरने वाला अतीक चुनाव भी हार गया। उत्तर प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन हो गया।
योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। सत्ता संभालते योगी आदित्यनाथ ने खुला ऐलान कर दिया था कि गुंडे, मवाली, माफिया और बाहुबली या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे या फिर उनको ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहां कोई जाना नहीं चाहता। पहले इसे हल्के में लिया गया, लेकिन फौरन ही तबातोड़ इनकाउंटर शुरू हो गए। बड़े बड़े अफलातून घुटने के बल आ गए। सख्ती शुरू की, लेकिन ऐसा लगा जैसे योगी की सख्ती का असर अतीक अहमद पर नहीं पड़ा। वजह साल 2018 की वो घटना जिसमें देवरिया जेल में एक कारोबारी को घसीट कर लाया गया, बेरहमी से पीटा गया, उसकी प्रॉपर्टी के दस्तावेजों पर साइन कराए गए और वीडियो बनाकर खुद ही वायरल कराया गया। तो ऐसी घटना थी जिस तरह की घटना तो फिल्मों में भी देखने को नहीं मिलती, यानी जो काल्पनिक पटकथाएं होती हैं उनमें भी इस तरह घटना देखने को नहीं मिलती कि किसी से रंगदारी वसूलनी है तो उसको अपनी जेल की रिहाइश में बुला लिया और वहाँ उसको पिटाई की, उसको टेरराइज किया। तो आप कल्पना कर सकते हैं ये कितना टॉर्चर करते थे, कितना टेरराइज करते थे, किस तरीके से वसूली करते थे डॉक्टरों से, व्यवसायियों से और ठेकेदारों से। तो अतीक अहमद तो इसका बहुत बड़ा नमूना रहे हैं। लेकिन फिर वही बात कि अपराध की सत्ता बहुत दिन तक नहीं चलती है, उसका अंत अमूमन देखा गया है। इस घटना के बाद उसे देवरिया से बरेली सेंट्रल जेल भेजा गया, लेकिन वहां के जेल प्रशासन ने अतीक को रखने से इनकार कर दिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उसे कड़ी सुरक्षा में रखने के लिए प्रयागराज की नैनी जेल में शिफ्ट किया गया। देवरिया जेल कांड का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अदालत ने सीबीआई को केस दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया, जिसमें अतीक और उसके बेटे समेत 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि अतीक अहमद को यूपी से बाहर किसी जेल में शिफ्ट किया जाए। 3 जून 2019 को उसे अहमदाबाद की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया। तारीख 24 फरवरी 2023, जगह धूमनगंज, प्रयागराज। अब तक अतीक अहमद का साम्राज्य तेज रफ्तार से ढह रहा था। गुर्गों की गिरफ्तारी से लेकर उसकी बेनामी संपत्ति पर सरकारी मोहर लग चुकी थी। अतीक का परिवार तितर बितर हो गया था, लेकिन तभी एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। बीएसपी विधायक राजू पाल मामले में गवाह उमेश पाल और उनकी सुरक्षा में तैनात 2 गनर पर हमला हुआ। ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसमें उमेश पाल की मौत हो गई। वीडियो में अतीक अहमद का बेटा भी नजर आया। फिर शुरू हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई। उस दौरान जांच में पता चला कि अतीक अहमद की पत्नी को उमेश पाल हत्याकांड की जानकारी थी और अतीक का बेटा असद अपने चाचा अशरफ से इस हत्याकांड की प्लानिंग के लिए 3 दफा बरेली जेल में मुलाकात करने भी पहुंचा था। उमेश पाल गवाह थे राजू पाल हत्याकांड में। राजू पाल के मित्र थे और शायद दूर के रिश्तेदार भी थे। उमेश पाल लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार, चूंकि बीजेपी की सरकार यहाँ पे है, तो वो बीजेपी के भी करीब थे। तो उनको सरकार का भी सपोर्ट एक तरीके से मिल रहा था, सरकार के सिस्टम का सपोर्ट मिल रहा था। और वो चूंकि एडवोकेट थे और जब वो कभी हॉस्टाइल होने की कोशिश भी की थी, उन्होंने जाके कोर्ट में दिया था, चूंकि अतीक अहमद का दबाव उन पे इतना था। लेकिन जब वो उन्हें सपोर्ट मिला सिस्टम का, तो उमेश पाल ने पूरे ताकत से इस केस की पैरवी शुरू की और इस केस में वो गवाही भी दिया उन्होंने। तो अतीक अहमद को लगा कि उनको सज़ा हो जाएगी। सज़ा होने के बाद, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सज़ा होने के बाद अगर 2 साल की सज़ा हो गई तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो राजनीतिक कैरियर ही उनका समाप्त होने की नौबत थी। लिहाजा उन्हें लगा कि अगर गवाह रास्ते से हट जाएगा तो केस अपने आप कमज़ोर हो जाएगा और गवाही नहीं होने से केस ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए उमेश पाल की हत्या पूरी साजिश के तहत कराई गई। तो खुल गई फाइल और फिर शुरू हुई अतीक अहमद परिवार के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई। तारीख 13 अप्रैल 2023, जगह झांसी, उत्तर प्रदेश। खुद को खुदा समझ लेने वाले अतीक अहमद के लिए सबसे बुरी खबर आई। झांसी के पारीछा डैम के पास अतीक अहमद के बेटे असद और उसके शूटर गुलाम मोहम्मद को पुलिस ने मार गिराया। इन दोनों पर उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप था। अतीक बुरी तरह से टूट चुका था। इस दौरान लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस अतीक अहमद और अशरफ को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए ला रही थी। कहा जाता है कि जैसे ही असद के इनकाउंटर की खबर अतीक और अशरफ को मिली, वो कोर्ट में ही फूट फूट कर रोने लगे। जो शख्स अपने बाहुबल के दम पर लोगों को रुलाता था, वो उस वक्त बेबस और लाचार हो गया था। लेकिन उसे क्या पता था कि 2 दिन बाद ही एक बड़ा कांड होने जा रहा है। तारीख 15 अप्रैल
साल 2023, जगह कॉल्विन अस्पताल प्रयागराज। अतीक अहमद को अलग अलग मामलों की सुनवाई के लिए लगातार साबरमती जेल से प्रयागराज पुलिस वैन में लाया जा रहा था। वहीं बरेली जेल में बंद अतीक अहमद के भाई अशरफ के खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई भी तेज हो गई थी। जब जब वो सुनवाई के लिए पुलिस वैन से प्रयागराज लाए जाते तो खुद की हत्या की आशंका हमेशा ही जताते थे और जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की डिमांड करते थे। लेकिन प्रयागराज लाने का सिलसिला नहीं रुका और फिर हुआ बड़ा कांड जब देर शाम अतीक अहमद और अशरफ को कॉल्विन अस्पताल मेडिकल के लिए लाया जा रहा था। पत्रकारों के कैमरे और माइक ने घेर रखा था। अचानक से 3 लड़के आते हैं, अतीक अहमद और अशरफ पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं। अतीक और अशरफ की सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले खुद अपनी जान बचाते नजर आते हैं। जब गोलियां चलना बंद हो जाती हैं तो तीनों लड़कों को पुलिस पकड़ लेती है। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था कि कैसे मीडिया के कैमरे के सामने अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई। तीनों हमलावरों से पूछताछ होती है, लेकिन यह बात साफ नहीं हो पाई कि आखिर उन तीनों हमलावरों ने किसके इशारे पर अतीक और अशरफ की हत्या की। तो ऐसे हुआ अंत अतीक के आतंक का, जिसका किसी को भी भरोसा नहीं था। अगले हफ्ते फिर होऊंगा हाजिर किसी और टशनबाज के आपराधिक किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।